सलाम दोस्तों, वेलकम टू AR ऑफिशियल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीरीज के पहले एपिसोड में हमने जाना कि लंदन के बिजनेसमैन किस तरह बाकी तमाम यूरोप से पीछे थे और इसकी वजूहात भी हमने जानी। पहले एपिसोड में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के मराहिल और इसके ईस्ट इंडीज यानी आज के इंडोनेशिया के पहले एक्सपीडिशन को डिटेल में डिस्कस किया। आज इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जा होने और यहाँ की ट्रेड पर इसकी इजारादारी का डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, ईस्ट इंडीज की ट्रेड पर डच की इजारादारी कायम थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश को यहाँ से भागना पड़ा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह एहसास किया कि उन्हें अपनी कार्रवाइयों को कहीं और मुंतकिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के इंडोनेशिया में डच के साथ मुकाबला करना कोई इम्कान नहीं था। तनाज़ा से बचने के लिए उन्होंने दीगर इलाकों की तरफ देखना शुरू किया और बिल आखिर हिंदुस्तान में तिजारत करने का फैसला किया गया। उस वक्त मुगल हिंदुस्तान पर हुक्मरानी कर रहे थे। मुगल फौज में 40 लाख मुसल्लह फौज शामिल थी, जो बहुत ताकतवर थी। कंपनी के ओहदेदारों को मालूम था कि इनसे लड़ना बेसूद होगा, इसलिए उन्होंने दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश का फैसला किया ताकि उन्हें तिजारत की इजाजत मिल सके। 24 अगस्त 1608 को विलियम हॉकिंस सूरत हिंदुस्तान पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद विलियम को एहसास हुआ कि पुर्तगाली ताजरों के साथ मुगलों के पहले से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो काफी अरसे से तिजारत कर रहे हैं। और विलियम ने यह भी महसूस किया कि अगर वो यहाँ तिजारत करना चाहते हैं तो उन्हें मुगलों को मुतासिर करना होगा और उनकी इजाजत हासिल करना होगी। और उस वक्त आगरा हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत था और किसी भी तरह की मंजूरी वहीं से मिलती थी। लिहाजा विलियम सूरत से उठकर सीधे आगरा पहुंचा और किसी न किसी तरह बादशाह जहांगीर से बात करने की कोशिश की और जहांगीर को मुतासिर करने के लिए उसने बहुत जतन किए। मिसाल के तौर पर था तो वो सफेद फार्म, लेकिन वो अफगान लिबास पहनकर बादशाह के सामने पेश हुआ। वो टूटी फूटी तुर्की जबान बोलने की कोशिश कर रहा था और बहुत सारे तहाइफ भी लाया था। सबसे पहले तो ये कि मुगल पुर्तगाली ताजरों के हरीफ अंग्रेज ताजरों के साथ काम करके उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे, और दूसरी बात यह थी कि मुगल अंग्रेजों को बहुत गैर मुहज्जब समझते थे, क्योंकि जहांगीर को विलियम के पेश करदा तहाइफ पसंद नहीं आए थे। लिहाजा विलियम को वहां बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया गया। आगरा से निकलते वक्त विलियम ने मुगलों को एक आर्मीनियाई ईसाई बीवी का तोहफा भी पेश किया। उसके बाद वो जहाज के जरिए सूरत पहुंचा, लेकिन सूरत के मकामी ओहदेदारों ने भी पुर्तगाली ताजरों की वजह से उसे वापस भेज दिया। पुर्तगाली ताजरों के मुगलों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए जहांगीर के पास उनके हरीफ अंग्रेज ताजरों को सपोर्ट करने की कोई वजह नहीं थी। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल इलाके में तिजारत की इजाजत नहीं मिल सकी, इसलिए कंपनी के ताजरों ने हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में मुंतकिल होने का फैसला किया जो मुगलों के जेरे कंट्रोल नहीं थे, ऐसे इलाके जो दूसरे हुक्मरानों के जेरे हुक्मरानी थे। 1611 में उन्हें पहली कामयाबी हासिल हुई जब उन्होंने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना कायम किया। उन्हें मुकामी हुक्मरान गोलकंडा के सुल्तान ने इजाजत दी थी। अगले सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मजीद कारखाने कायम किए और बड़े सगीर में अपने कदम जमाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। ऐसा करते हुए वो मुसलसल दूसरे यूरोपीय ताजरों के साथ तनाज़ा में भी उलझे रहे। 1612 में वो सूरत वापस आए और पुर्तगाली ताजरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पुर्तगाली इस जंग में हार गए और उसके बाद पुर्तगाली असर व रसूख कम होना शुरू हो गया और वो ज्यादातर गोवा के आसपास के इलाकों तक महदूद होकर रह गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े सगीर में सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभर रही थी। वहीं दूसरी जानिब मलका एलिजाबेथ अव्वल की 4 मार्च 1603 को वफात के बाद किंग जेम्स इंग्लैंड का हुक्मरान बन गया। इस जीत के बाद 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स किंग जेम्स से मिले और दरखास्त की कि किंग जेम्स अव्वल मुगल बादशाह को एक शाही नुमाइंदा भेजे और इसकी मदद से मुगल बादशाह शायद राजी हो सकते हैं। चुनाचा अंग्रेज ताज की तरफ से सफारतकार सर थॉमस रो को भेजा गया। उसने वो किया जो हॉकिंस नहीं कर सका था। जब उसने जहांगीर से मुलाकात की तो उन्हें शानदार तहाइफ पेश किए। सर थॉमस ने अंग्रेजों के साथ तिजारत के फवाइद भी बादशाह के सामने रखे। उसने वजाहत की कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आएगी और तिजारत करेगी तो वो सालाना तिजारत पर मुगल बादशाह को पैसे भी देगी, टैक्स भी देगी और ये आपके लिए भी फायदा मंद होगा।
जहांगीर पहले ही तहाइफ से मुतासिर हो चुका था, लिहाजा जहांगीर ने एक शाही हुक्म जारी किया जिसमें कहा गया कि अंग्रेजों को सूरत में कारखाना कायम करने की इजाजत दी गई है। ना सिर्फ ये बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ खुसूसी हुकूक भी दे दिए गए। उन इलाकों की निशानदही भी की गई जहां EIC वाहिद ताजिर होगी। इसके बदले में मुगल बादशाह को सालाना अदायगी की जाएगी टैक्स की सूरत में। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना आखिरकार सूरत में कायम हो गया। अब सर थॉमस के इंग्लैंड वापस आने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को बताया कि मुगल बहुत ताकतवर हैं, उनसे लड़ने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए ज़मीन के रास्ते इख्तियार करने की बजाय तमाम तिजारत बंदरगाहों के जरिए की जाए और हिंदुस्तान से चीज़ें सस्ते दामों खरीद कर यूरोप में महंगे दामों फरोख्त की जाएं और इसी तरीके से मुनाफा बनाया जाए। अगली चंद दिहाइयों में कई कारखाने कायम किए गए। मद्रास, अहमदाबाद, मुंबई, आगरा, पटना कंपनी का कारोबार फरोग पा रहा था। उनके मुनाफा में काफी इजाफा हुआ। कपास, नील, रेशम, नमक और बाद में अफ्यून और चाय जैसी चीजों की तिजारत से EIC ने खूब पैसा बनाया। जिन शहरों में उनके कारखाने कायम थे वहां इक्तिसादी खुशहाली की भरमार थी। ज्यादा लोग इन शहरों की तरफ रागिब हुए। EIC ने आहिस्ता आहिस्ता इन शहरों में इजारादारी कायम करना शुरू कर दी। उन्होंने किलाबंद अड्डे बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद साल 1662 आया और उस वक्त के इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दोम थे। उन्होंने पुर्तगाली मलिका कैथरीन से शादी की। इस तरह उन्हें हिंदुस्तान में एक जजीरा जहेज में मिला जो पुर्तगालियों के जेरे कब्जा था। इस जजीरे का नाम मुंबई था, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। और जब ये इलाका जहेज में बरतानिया को दिया गया तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यहाँ तिजारत करना बहुत आसान हो गया। इस तरह बॉम्बे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। दोस्तों, इस वक्त तक EIC के ज्यादातर कारखाने बरे सगीर के मगरबी और जनूब मशरकी साहिल पर मौजूद थे। अब वो अपने कारखाने मुगल इलाकों में भी कायम करना चाहते थे, खास तौर पर मशरिक में यानी बंगाल में। उस वक्त बंगाल का मतलब आज का मगरबी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा मिला हुआ था। तिजारती तौर पर यह उस वक्त एक बहुत कामयाब इलाका था। कंपनी की उमंगें बेइंतहा थी। कंपनी सियासी ताकत भी हासिल करना चाहती थी। इसका सीधा साधा सबब यह था कि तिजारत में आसानी पैदा हो और किसी भी हरीफ को आसानी से रास्ते से हटाया जा सके। लिहाजा उन्होंने अंग्रेज बादशाह से दरखास्त की कि उन्हें मजीद इख्तियारात दिए जाए ताकि वो और ज्यादा मुनाफा कमा सके। तकरीबन 1670 के आसपास अंग्रेज बादशाह चार्ल्स दोम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाके हासिल करने, सियासी ताकत रखने, पैसे छापने और अपने इलाके में दीवानी और फौजदारी दायरे इख्तियार की निगरानी करने के हुकूक दे दिए। न सिर्फ ये बल्कि उन्हें एक निजी फौज रखने, इत्तेहाद बनाने और हत्ता के जंगे करने के इख्तियारात भी दे दिए गए। आज ये काफ़ी नाकाबिले यकीन लगता है, क्योंकि जब हम आज की कंपनियों के बारे में सोचते हैं जैसा कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इन कंपनियों के पास इतनी ताकत हो कि इनके पास अपनी निजी फौजें हों, इनके आज़ादाना निज़ाम इंसाफ हों, अपने पैसे छाप सकें और दूसरे ममालिक के साथ जंग में जा सके। खुशकिस्मती से आजकल ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उस वक्त ये मुमकिन था। अंग्रेज बादशाह ने ये इख्तियारात EIC को दे दिए थे, जिसका मतलब था कि EIC फिर साम्राज्यत की एजेंट बन सकती थी। अब क्या होता है कि साल 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर बदल जाता है। उसका नाम जोशिया चाइल्ड था। तो ये जोशिया चाइल्ड थोड़ा मगरूर किस्म का बंदा था। 1682 में EIC ने उस वक्त के मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल शीस्ता खान के साथ बातचीत करने की कोशिश की। कंपनी चाहती थी कि गवर्नर उन्हें एक शाही हुक्म जारी करे ताकि उन्हें बंगाल में आसानी से तिजारत करने दी जाए। उस वक्त तक कंपनी पहले ही बंगाल में कुछ मौजूदगी रखती थी, लेकिन वो तिजारती हुकूक और टैक्स कटौती चाहते थे ताकि तिजारत आसान हो सके। एक नया मुगल बादशाह तख्त नशीन हुआ था जिसे आप औरंगजेब के नाम से जानते हैं। जब बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दरखास्त सुनी तो उन्होंने इन्हें एरोगेंट समझा, क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्रियां होने के बावजूद भी वो मुतमईन नहीं लग रहे थे और वो बंगाल में भी कारखाने कायम करना चाहते थे। तो बादशाह ने उनकी ये दरखास्त मुस्तरद कर दी। लिहाजा इससे पहले जो मुआहदे विलियम ने बंगाल में तिजारत करने के लिए किए थे, जोशिया चाइल्ड ने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया और बंगाल का गवर्नर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था।
इसलिए बंगाल के गवर्नर ने टैक्स में 2% का इजाफा कर दिया और इसे 3.5% तक बढ़ा दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जोशिया चाइल्ड थोड़ा मगरूर किस्म का इंसान था, तो उसने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि अगर आप इस तरह टैक्स बढ़ाते हैं तो हम टैक्स बिल्कुल भी अदा नहीं करेंगे, बल्कि चिटागोंग पर हम कब्जा भी कर लेंगे। लेकिन गवर्नर ने उनकी बात नहीं सुनी और टैक्स लगा दिया और यह सब कुछ 1686 के साल में हो रहा था। नए इख्तियारात के गुरूर में जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी निजी फौज रखने की इजाजत दी, टैक्स बढ़ने से कंपनी डायरेक्टर जोशिया इतने गुस्से में आ गया कि उसने मुगलों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और लंदन से 19 जंगी जहाज, 200 तोपें और 600 फौजी बुलाने और मुगलों पर हमला कर दिया। यह पहला मौका था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच और धोखाधड़ी के अलावा बराह रास्त जंग छेड़ दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नुक्ते नजर से यह एक इंतहाई अहमकाना फैसला था, क्योंकि उनकी फौज मुगल फौज के सामने बेकार थी और ईआईसी को इस जंग में शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा और जो लोग उनके लिए काम करते थे उन्हें भी सूरत और ढाका में कैदी बना लिया गया और उनकी फैक्ट्रियां होगली, पटना, कासिम बाजार, मासूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम, उनकी सब फैक्ट्रियों को कब्जे में ले लिया गया और सूरत की फैक्ट्री भी बंद कर दी गई और मुगलों ने बॉम्बे की तिजारत पर भी मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। और ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस किया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उनकी तमाम मेहनत ज़ाया हो गई है और इसके लिए जोशिया चाइल्ड को औरंगजेब से माफ़ी भी मांगना पड़ी। अंग्रेज बहुत मक्कार और चालाक थे, उन्होंने अना नहीं दिखाई बल्कि माफ़ी मांगना शुरू कर दी और वो उनके कदमों में गिर पड़े। उन्होंने कई सालों तक औरंगजेब से माफ़ी मांगी। एक तारीखी फ्रांसीसी पेंटिंग में इसकी मंजरकशी भी की गई है, जिसमें अंग्रेज औरंगजेब से माफ़ी मांग रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर यह पेंटिंग मुलाहिजा कर सकते हैं। अब मुगल तिजारत से हासिल होने वाले टैक्स की रकम के आदी हो चुके थे और फिर कुछ सालों के बाद 1690 में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ कर दिया, लेकिन इन पर जुर्माना आयद किया गया। उनसे 1.5 लाख रुपए चार्ज किए गए और ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारती मरात बहाल कर दी गई और जो फैक्ट्रियां जब्त की गई थी वो भी उन्हें वापस कर दी गई। कंपनी के ओहदेदारों ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया, वो खामोशी से अपनी हुदूद में रहकर काम करते रहे, लेकिन वो सही मौका के इंतजार में थे। एक ऐसा मौका जिससे वो बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां कायम कर सके और बंगाल पर काबिज हो सके। उन्हें यह मौका 1707 में मिला जब औरंगजेब का इंतकाल हो गया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत बहुत कमजोर हो गई। तख्त नशीनी के लिए मुसलसल ताकत की जिद्दोजहद जारी थी। मुगलों में अगला बादशाह बनने के लिए लड़ाइयां हो रही थी, लिहाजा मकामी नवाब, मकामी राजे और जागीरदार अपने इलाकों पर खुद मुख्तारी कंट्रोल कायम कर रहे थे। इस दौरान मराठे, राजपूत, जाट, रुहेले इलाकाई ताकतों के तौर पर उभरे। मराठा सल्तनत कुछ साल पहले कायम हुई थी, यहाँ तक कि औरंगजेब के दौर में ही मराठा मुगलों के लिए खतरा बन गए थे। 1680 से 1758 के दरमियान कई मराठा मुगल जंगें हुई, लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद मराठों ने मुगल अफवाज को आसानी से शिकस्त दे दी और अपनी सल्तनत शुमाल तक फैला दी। वहीं दूसरी जानिब मुगलों को एक नए खतरे का सामना करना पड़ा था, जो कि ईरानी खतरा था। 1739 में ईरानी हुक्मरान नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया, जब वो खजाने को लूटकर अपने साथ ले गया। दोस्तों, औरंगजेब के बाद आजिम शाह आया और मुगल बादशाह बना। कुछ अरसे के बाद शाह आलम अव्वल आया और मुगल बादशाह बन गया। फिर जहांदार शाह आया और फिर फारूक शिहार बादशाह बन गया। ये सब कुछ अगले 10 सालों तक चलता रहा और मुगल सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी। दोस्तों, ये बिल्कुल वाज़ेह था कि इन सालों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी मजीद फैक्ट्रियां कायम करके और अपने अड्डे मजीद मजबूत करके खुद को मजबूत करेगी। बड़े सगीर में एक ताकत का खला पैदा हो गया था, यहाँ तक कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के साथ एक जंग लड़ सकती थी और जीत भी सकती थी। ये प्लासी की जंग थी। दोस्तों, हम अगले एपिसोड में प्लासी की जंग पर तफसील से बात करेंगे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जंग को आसानी से जीता, कैसे उन्होंने मजीद जंगें छेड़ी और हिंदुस्तान के मजीद इलाकों पर काबिज हो गए और बिल आखिर बड़े सगीर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगली वीडियो तक देखते रहिए और मुतजस्सिस रहिए।